जय हिंद साथियों, लक्ष्य आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा व समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेंस के आंसर राइटिंग में भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि मेंस के क्वेश्चंस में भी आ सकता है। पेपर फर्स्ट जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट है उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है, और तमाम प्री जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम हुए या फिर डिफरेंट मतलब स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का जो सेगमेंट है इसमें आपसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि पर बात करने वाले हैं, और डलहौजी के द्वारा लाई गई राज्य हड़प नीति पर बात करने वाले हैं, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पर बात करने वाले हैं। तो सब्सिडरी अलायंस और डलहौजी की राज्य हड़प नीति, ये दोनों कुछ मामलों में ही डिफरेंट हैं। हालांकि दोनों का ही उद्देश्य है किस तरीके से इंडिया पर अपनी डोमिनेंस को शो किया जाए, कैसे अपने पूरे के पूरे भारत पर एक अपना प्रभाव स्थापित किया जा सके। आपको पता होगा, जैसे शुरुआत में डुप्ले की जो नेतृत्व क्षमता थी उसमें आपने देखा डुप्ले के द्वारा स्टार्ट किया गया था कार्नाटिक वॉर। फिर कार्नाटिक वॉर के ही दौरान थर्ड कार्नाटिक वॉर से पहले ही बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और थर्ड कार्नाटिक वॉर के बाद ही बैटल ऑफ बक्सर होता है। और इसी बीच एंग्लो मैसूर भी चल रहा है, एंग्लो मराठा भी चल रहा है। और 1798 यानी कि एंग्लो मैसूर फोर्थ वार, जिसमें आप देखते हैं टीपू सुल्तान की डेथ होती है, उस टीपू सुल्तान की डेथ से पहले 1798-1799 में उसकी डेथ होती है, हैदर अली का लड़का टीपू सुल्तान। उससे पहले 1798 में एक गवर्नर जनरल बनाकर इंडिया भेजा जाता है। हालांकि गवर्नर जनरल ही कहेंगे क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर का जो पद था वो गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हो गया था, और अभी भारत का गवर्नर जनरल नहीं है। अभी जो समय चल रहा है वेलेस्ली का 1798, समझ रहे हैं? तो 1798 में आप ये कह सकते हैं कि 1758 का जो 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1700 जो मतलब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। अभी जो गवर्नर जनरल है, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था उसी को ही गवर्नर जनरल बनाया गया है, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया है। ठीक है, तो बस ये हुआ है, अभी बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जा रहा है। ठीक है, आगे चलकर यही पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता है जब 1857 की क्रांति हो जाती है तब। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में क्या की फीचर है और किस तरीके के, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 150 वर्ड का। व्हाट वर द की फीचर एंड implication of the subsidiary alliance system implemented by British East India Company in India। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई सहायक संधि प्रणाली की प्रमुख विशेषता और क्या प्रभाव रहा, 150 वर्ड्स में आपको बताना है। क्लियर? तो अब इसको हम लोग देखेंगे सब्सिडरी अलायंस क्या है, और यहां पर हम ये भी बात करेंगे जो डलहौजी की राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की भी बात करेंगे, डलहौजी की राज्य हड़प नीति पर भी बात करेंगे। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है 19वीं शताब्दी में, या क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है 19वीं शताब्दी में भारत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई लैप्स की नीति ने देसी रियासतों को कैसे प्रभावित किया और उस समय की राजनीतिक परिदृश्य पर इसका प्रमुख परिणाम क्या रहा। हाउ डिड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंप्लीमेंटेड बाय लॉर्ड डलहौजी
in India during 19th century impact the princely state and what were the major consequences for the political landscape of the time? 250 वर्ड में लिखना है। ये सभी क्वेश्चन आप तभी दे सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे कहते हैं नहीं मेंस में ग्रेवी बनाकर जाना है, तो ग्रेवी अगर नहीं तैयार है, डलहौजी की राज्य हड़प नीति और वेलेस्ली की सहायक संधि का ग्रेवी अगर तैयार नहीं किया, इसका की फीचर क्या है, तो आप इस क्वेश्चन में घूम जाओगे। आपको लिखने नहीं आएगा, क्या क्या कितना कितना फैक्ट लिखें, क्या क्या लिखें, उन सब पर हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो साथियों, वेलेस्ली की सहायक संधि, हम इस पर पहले क्वेश्चन पर बात करें। हाँ, की फीचर की बात करते हैं, सब्सिडरी अलायंस। तो वेलेस्ली 1798, एक आप ये सिनेरियो समझ लीजिए पहले। पहले एक सिनेरियो अच्छे से समझिए भाई। इस समय की स्थिति 1798 में, 1798 में ये गवर्नर जनरल बनकर आ रहा है इंडिया, बंगाल का गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल मैंने बताया वॉरेन हेस्टिंग्स। 1798 में ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का होता है, अपॉइंट किया जाता है, बंगाल का ये गवर्नर जनरल। अब क्या परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि को भारत में इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो बेटा स्थितियां ये है कि उस समय ये कार्नाटिक रीजन है, इसे हम कार्नाटिक का क्षेत्र कहें। ठीक है, और यहां बंगाल वाला एरिया, ये अवध वाला एरिया है, थोड़ा सा आगे। इस कार्नाटिक में 3 वॉर होते हैं, कर्नाटिक वॉर फर्स्ट, कर्नाटिक वॉर सेकेंड और कर्नाटिक वॉर थर्ड। अलग अलग कॉज हैं इन सबके, इन सबके अलग अलग कॉज हैं। एक मिनट, हाँ, इन सबके अलग अलग कॉज हैं। क्या क्या कॉज हैं इसमें? जैसे फर्स्ट कार्नाटिक वॉर है, तो उसमें आप देखेंगे फर्स्ट कार्नाटिक वॉर का ऑस्ट्रिया का सक्सेशन है। सेकंड कार्नाटिक वॉर है जिसमें कार्नाटिक हैदराबाद का सक्सेशन है, कार्नाटिक हैदराबाद की उत्तराधिकार की लड़ाई है। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में ऑस्ट्रिया में सक्सेशन यानी कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई है। थर्ड कार्नाटिक वॉर में आप देखेंगे कि 7 ईयर वॉर बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में जो 7 वर्ष का युद्ध हुआ, एक एक करके हम लोग सारी चीजें सीखेंगे। उसके कारण भारत में जो एक तरीके से उपनिवेश हैं, कॉलोनी हैं, फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम विस्तार से देखें। ये मैंने शॉर्ट में बताया। तो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, सेकंड कार्नाटिक वॉर जैसे देखा जाए तो ये 1746 से लेकर 1748 तक है। इसे हम फर्स्ट कार्नाटिक वॉर के नाम से जानते हैं, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर। क्लियर? फिर 1749 से लेकर 1754 ये सेकंड कार्नाटिक वॉर, सेकंड कार्नाटिक। 17 सबको स्पष्ट क्लियर दिख रहा है? अच्छा, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, इसको मैं व्हाइट हटा दे रहा हूं, ब्लैक में कर दे रहा हूं। 1746 से 1748, 1749 से 1754, मतलब 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुआ।
और 1758 से लेकर 1763 के बीच में ये 3 लड़ाइयां होती, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है लगभग 1757, लगभग क्या यही है 23 जून 1757। बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है 1764। भी देखिए 1798 तक क्या क्या हो जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे साहब एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है, ये मैसूर वाला एरिया, मैसूर मैसूर, एक मिनट, एंग्लो मैसूर है। ठीक है, हाँ। अब जैसे कि पहला 1767, 1767 से ये लड़ाई हो रही है। जो मैसूर, ये हैदर अली का एरिया है, ये पूरा का पूरा हैदर अली, और मतलब धीरे धीरे ये मैसूर पहले अडेयार डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो ये 1767 से 1769। सेकंड जो हो रहा है 1780 से लेकर 1784। थर्ड जो हो रहा है, ये तो सेकंड है 1780 से 84, ये 1767 से 69, ये 1790 से 92, और फोर्थ जो एंग्लो मैसूर हो रहा है 1799, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है प्रॉपर। बात समझ रहे हैं? 1799। यहां पर आप देखेंगे एंग्लो मराठा, इसमें भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 एंग्लो मराठा होते हैं। जब एंग्लो मैसूर चल रहा है उसी समय, सेकंड एंग्लो मैसूर, उसी समय ये 1775 से लेकर 1775 से लेकर 1782, फिर 1775, 1803 से लेकर 1804 और 1817 से लेकर 1818। तो वेलेजली की जो सहायक संधि है, ये वेलेजली गवर्नर जनरल बन के आ रहा है 1798। उस समय तक स्थितियां आप देखिए क्या क्या हो गया है भाई। आपके तीनों कार्नाटिक वॉर कंप्लीट हो चुके हैं। बैटल ऑफ प्लासी वाला जो रीजन है ये भी अंग्रेज जीत चुके हैं। बैटल ऑफ बक्सर में भी अवध, बंगाल और दिल्ली का एरिया ये जीत चुके हैं। ठीक है, शाह आलम सेकंड के साथ संधि हो गई है, ड्वेल डायरकी लागू हो गया है इंडिया में। डायरकी यानी कि द्वैध शासन लागू हो चुका है 1765 में क्लाइव के द्वारा। हालांकि 1772 में उसे रिप्लेस किया गया, उसे हटाया गया है। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर 1775 से 82, 18। अब देखिए दूसरी चीज, क्या मैसूर और मराठा वॉर भी कंप्लीट है? नहीं, अभी फोर्थ एंग्लो मैसूर नहीं हुआ है 1799, अभी वो नहीं हुआ है। फर्स्ट एंग्लो मराठा हो चुका है, फर्स्ट एंग्लो मराठा हो चुका है। तो स्थितियां आप समझिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा, मराठों से एक बार अंग्रेजों की लड़ाई हो चुकी है। 3 एंग्लो मैसूर, हैदर अली के साथ 2 युद्ध हुए और टीपू सुल्तान फिर लास्ट के 2 युद्ध करता है। हालांकि आ तो गया था वो सेकंड में ही। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं टीपू सुल्तान। अब ये टीपू सुल्तान लगातार नेपोलियन से संपर्क बना रहा है और फ्रांस का सपोर्ट ले रहा है लगातार। टीपू सुल्तान लगातार फ्रांस के नेपोलियन का सपोर्ट ले रहा है। और उस समय ऐसी स्थिति है कि जो नेपोलियन है, नेपोलियन ने पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ कॉन्टिनेंटल सिस्टम लगा रखा है। कहां पर? एक तरीके से वहां, हाँ, ब्रिटेन में।
ब्रिटेन में कॉन्टिनेंटल सिस्टम अभी 1800, हालांकि ये स्टार्ट होता है 1813 में, लेकिन उसका प्रोविजन चल रहा है कि किसी भी तरीके से ब्रिटेन के सामान को हम यूरोप में बिकने ना दें। तभी तो चाय और चीन का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट में बना रहता है, बाकी अन्य कंपनियां भी आ जाती हैं, क्योंकि उन कंपनियों को नेपोलियन कॉन्टिनेंटल सिस्टम लगाकर, महाद्वीपीय व्यवस्था लगाकर यूरोप में बिकने नहीं दिया। तो उन कंपनियों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रेशर जनरेट किया कि भाई हमको भी इंडिया जाने का परमिशन दिया जाए। माना कि तुम्हारा पैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लगा हुआ है और वही केवल शेयर, वही केवल क्या नाम है कि इंडिया में व्यापार कर रही है, भाई हमको भी परमिशन मिलना चाहिए। तो ऐसे में इन कंपनियों के रास्ते भी खोले गए, ऐसे में इन कंपनियों के रास्ते भी खोले गए। 1813, फिर 1833 बहुत सारी चीजें होती, वो हम लोग एक्ट में या पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग देखेंगे। तो आप देख रहे हैं वेलेजली 1798 में आ रहा है। उससे पहले नेपोलियन से जो टीपू सुल्तान है लगातार संपर्क बनाए हुए है, एडवांस वेपन मंगाना, उनका सपोर्ट लेना, और ऐसा लग रहा है मानो नेपोलियन ही आ जाएगा और इंडिया का पूरा कार्य मतलब करता धरता वही बन जाएगा, ऐसा ब्रिटिशर्स को लग रहा है। बात समझ पा रहे हो? ऐसा ब्रिटिशर्स को लग रहा है। और आपको बताएं 1776 तक आते आते, 1776 तक आते आते इनके हाथ से एक बड़ा एरिया निकल चुका है, फ्रांस के ही सहयोग से, फ्रेंच सपोर्ट के कारण ही, फ्रांस के ही सहयोग से, और वो एरिया है अमेरिका। 1776 में 1776 तक अमेरिका अंग्रेजों के चंगुल से बाहर आ चुका है। तो इनके हाथ से एक बहुत बड़ा एरिया निकल चुका है अमेरिका। अब इनका पूरा फोकस इंडिया की तरफ है, पूरा का पूरा फोकस इनका इंडिया की तरफ। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे में नेपोलियन से लगातार सपोर्ट लेना और अमेरिका का हाथ से निकल जाना एक तरीके से ब्रिटिशर्स को बहुत परेशान किए हुए। और 1798 में वेलेजली को भेजा जाता है यहां, जो सहायक संधि को लेकर आता है, सब्सिडरी अलायंस को लेकर आता है, और इंडिया के राजाओं को, देसी रियासतों को मूर्ख बनाने का प्रयास करता है, बेवकूफ बनाने का प्रयास करता है। इसी को वेलेजली की सहायक संधि कहते हैं। अब इस सहायक संधि में, इस सब्सिडरी अलायंस में क्या प्रोविजन है, क्या चीजें थी, उसे हम लोग समझें। बात समझ रहे हैं? वेलेजली की सहायक संधि क्यों आई? एकदम क्लियर हुआ मामला, समझ में आया? अब ये अलग अलग समय, अलग अलग क्षेत्र फिर इस पर साइन करते हैं। टीपू सुल्तान से पहले कहा जाता है कि अगर वेलेजली के द्वारा लाई गई सहायक संधि में सिग्नेचर कर दोगे, साइन कर दोगे या एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका राज्य छीना नहीं जाएगा। टीपू सुल्तान ने बिल्कुल डिनाई कर दिया, और ऐसे में जो सब्सिडरी अलायंस का प्रपोजल नहीं मानता था, उसके ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध करने पड़ते थे, और युद्ध में पूरा का पूरी सॉवरेनिटी, पूरा का पूरा राज्यपाट ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाता। ऐसे में शुरुआत में हैदराबाद ने सबसे पहले साइन किया, फिर हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, अलग अलग एरिया इस पर साइन करते चले गए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या था, इसका क्या प्रोविजन है? वेलेजली की सहायक संधि का यही प्रोविजन था। यहां पर देखिए सहायक संधि प्रणाली, जिसे मुख्य रूप से लॉर्ड वेलेजली ने भारत के गवर्नर जनरल 1798 से 1805 के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लागू किया था। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें भारतीय राज्य ने सुरक्षा के बदले अपनी संप्रभुता ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी। इसने जो यहां के प्रिंसली स्टेट थे उनसे कहा कि देखो, सबसे बड़ा डर तुमको किससे है? सबसे बड़ा डर, अब कौन कहे कि तुमसे ही, सबसे बड़ा डर किससे? तो वाकई उस समय एक बड़ी स्थिति थी, क्योंकि औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी 1707 में उसकी डेथ हो चुकी।
बात समझ पा रहे हैं? 1707 में उसकी डेथ हो चुकी है। हाँ, 1707 में उसकी डेथ हो चुकी है, 1707 में उसकी डेथ हो चुकी है। और ऐसे में जो लेटर मुगल शासक आ रहे हैं वो बहुत वीक, बहुत ही कमजोर टाइप के हैं। ठीक है, अब जैसे बाप के पास फॉर्च्यूनर और बेटे ने कभी ना चलाया, बाप कहीं चला जाए या उसकी डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए और अचानक स्टीयरिंग बेटे के हाथ में आ जाए तो क्या स्थिति होगी। बहुत अच्छा लग रहा है कि गाड़ी मिल गई है भाई, लेकिन उसे कंट्रोल भी तो करने आना चाहिए। ऐसे में अगर देखा जाए, अकबर नॉर्थ इंडिया में अगर अपना आधिपत्य जमाया था तो औरंगजेब साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों में डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया है। औरंगजेब की मौत के बाद इतना बड़ा साम्राज्य उनके लड़कों से, उनके सक्सेसर्स, उनके उत्तराधिकारियों से संभाला ना जा सका। ऐसे में सारी गड़बड़ हो गई। जितने रीजनल एम्पायर होते हैं, जितने रीजनल रिपब्लिक स्टेट होते हैं, जितने रीजनल एरियाज होते हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का सूबेदार, अवध का नवाब, और कुछ ऐसी शक्तियां बन रही थीं औरंगजेब के ही टाइम पीरियड में या मुगलों के शासनकाल में जो मुगल्स के विरोधी थी, जैसे मराठा, राजपूत, जाट, ठीक है, सिख, ऐसी शक्तियां थी। ये बिल्कुल औरंगजेब के खिलाफ थी। अब ऐसे में आपसी तनाव बना हुआ है, आपसी टेंशन बने हुए हैं, म्यूचुअल टेंशन बने हुए हैं, एक दूसरे को देखकर लोग जल रहे हैं, डर रहे हैं। तो ऐसे में सभी अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं और अंग्रेज उधर से आए, ये जान रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, भय। कहीं दूसरा राज्य हमारे ऊपर आक्रमण ना करे, क्योंकि भाई मुगल शासक तो है नहीं। अब हर एक, हैदर अली क्या कर रहा है, अपनी महत्वाकांक्षा के ही दम पर तो वो राजा बना है। पहले अडयार डायनेस्टी में वो सिपाही था और धीरे धीरे वो राजा बना। अचानक धीरे धीरे वो राजा बन के फिर क्या करता है, ग्रेजुअली पूरे हैदर मतलब मैसूर एरिया का वो किंग बन जाता है। बात समझ रहे हैं? और मराठों को परेशान करने लगा, कर्नाटक को परेशान करने लगा, हैदराबाद के निजाम को परेशान करने लगा। तो भाई इसमें रीजनल पावर, आपसी मतभेद में आपसी ही तनाव है, उनकी स्थितियां, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है और इसका फायदा अंग्रेज उठाए। सारे यूरोपीय उठाए, लेकिन उसमें अंग्रेज ज्यादा पावरफुल थे, वो सबसे ज्यादा इसका लाभ उठाते हैं। और क्या होता है इससे, ये लाभ उठाकर यही सब्सिडियरी अलायंस का एक प्रपोजल रखकर सॉवरेनिटी को, यानी कि भारत की संप्रभुता को अपने अधीन कर देते हैं। इसमें ये कहते हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी के लिए, चूंकि आप डर रहे हो, आपकी सिक्योरिटी के लिए एक सैनिक सहायता हम करेंगे, क्योंकि आपके जो सैनिक हैं, आपकी जो आर्मी है, वो एडवांस नहीं, वो अभी वेल ट्रेंड नहीं, अशिक्षित नहीं कह सकते हैं, एक तरीके से उनको बढ़िया ट्रेनिंग नहीं मिली, प्रशिक्षण नहीं मिला है। ऐसे में अगर प्रशिक्षण नहीं मिला है, वेल ट्रेंड नहीं है, तो आपकी सुरक्षा कैसे करेंगे, आपकी सिक्योरिटी कैसे करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही जब आपको सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो भाई आपका राज्य छिन जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं यूरोपीय सेना आपके राज्य में अधीन करूंगा, जो आपकी भी सुरक्षा करेगा और समय पर कभी कभार अपना लाभ, अपना प्रॉफिट कम बता रहे हैं, कभी कभार हमारी भी हेल्प कर देगा। जो हमारी समस्या होगी कभी हमारी हेल्प हो जाएगी। फायदा हमको भी लेना है, कैसे कहें तुम्हारा ही फायदा हम कराएंगे, हमारी भी सहायता करेगा। तो ऐसा कहकर उनकी सिक्योरिटी का बहाना बनाकर प्रिंसली स्टेट में एक आर्मी का अपॉइंटमेंट कर देना, और उस आर्मी का वेतन भत्ते कहां से दिए जाएंगे, उनका पेमेंट कहां से होगा, तो वो सारा खर्चा राज्य वहन करेगा। और अगर वहन नहीं कर पाता है तो उसको कुछ ना कुछ जागीर देनी पड़ेगी, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ मनसब देने पड़ेंगे अंग्रेजों को।
और ज्यादातर केस यही होता था, जो साइन करते थे वो पूरा खर्चा वहन कर नहीं पाते थे और ऐसे में एरिया पूरी तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल में चला जाता था। तो एक सिक्योरिटी का बहाना बनाकर कि तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एज ए बफर स्टेट यूज किया, नेपोलियन के भय को, नेपोलियन के फियर को ओवरकम करने के लिए। बात समझ पा रहे? उसको समाप्त करने के लिए। तो इस तरीके से एक ब्रिटिश आर्मी देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट में, देसी रियासतों में अपॉइंट की जाती थी और साथ में एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाता था। ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वो इंफॉर्मेशंस देता था, सूचनाएं देता था। साथ में आप गठबंधन भी नहीं कर सकते, मतलब आप उनके साथ कोई एग्रीमेंट, मतलब गठबंधन नहीं कर सकते का मतलब आप अदर यूरोपीय के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अगर ये साइन किए, साइन नहीं किए तब तो आपको बैटल करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना। एक प्रकार से आपने अश्वमेध यज्ञ पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, जिसमें घोड़े को फ्री किया जाता था और घोड़ा जिन क्षेत्रों में चला जाता था वो पूरा का पूरा उस राजा का होता था जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। और अगर घोड़े को कोई पकड़ लिया तो भाई उसका युद्ध होगा। वो व्यक्ति जीतता है तो पूरा राजा का राजपाट चला जाता था उसके अधीन, ये जीतते हैं तो उसका तो अधीन हो ही। कुछ इस तरीके का था सिस्टम। सब्सिडरी अलायंस पर साइन नहीं करोगे तो लास्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, पेंशन तक भी नहीं मिलेगी और आपको हो सकता है आपका असैसिनेशन यानी कि हत्या कर दी जाए, मार दिया जाए। साइन करोगे तो ये प्रोविजन है, बढ़िया मौज से रहोगे, जिंदगी जियोगे आप, भले ही तुम्हारी सॉवरेनिटी चली जाएगी, भले ही तुम्हारी सॉवरेनिटी यानी कि एक तरीके से आपकी संप्रभुता वो तो अंग्रेजों के अधीन हो जाएगी। बात समझ पा रहे? क्योंकि भाई सेना किसकी हो गई? अब आप खुद ही सोचिए, इंडिया में अगर अमेरिका अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दे तो भारत की सॉवरेनिटी तो चली ही गई। भले ही कुछ हो, भले ही बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हों, लेकिन जब भी अमेरिका चाहेगा तो इसका मिसयूज करेगा, दुरुपयोग करेगा। बात समझ में आए? तो ये इसी माध्यम से पूरे इंडिया की सॉवरेनिटी को कैप्चर कर रहे हैं। तो वेलेस्ली की सहायक संधि यही है कि एक आर्मी, यहां पर आप देखेंगे सहायक संधि प्रणाली जिसमें मुख्य रूप से लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लागू किया था। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें भारतीय राज्यों की सुरक्षा के बदले अपनी संप्रभुता ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपती थी, अपनी सुरक्षा के बदले। द सब्सिडरी अलायंस प्रिंस primarily implemented by Lord Wellesley during his tenure as Governor General of India 1798 to 1805 was a system where Indian states surrendered their sovereignty to British East India Company in exchange of protection. इसमें भारतीय शासकों को अपनी सीमाओं में ब्रिटिश सेनाओं को स्वीकार करना। अपनी सेना में ऐसा नहीं है कि आप अपने एफिशिएंट सोल्जर्स को नहीं। से भाई मंगल पांडे 34 BNI के ही तो मेंबर थे, एक तरीके से सैनिक थे। तो ऐसा नहीं था कि इंडियंस को रिक्रूट नहीं किया जा रहा है, इंडियंस को रिक्रूट किया जा रहा है, लेकिन जो बहुत ही एफिशिएंट, साथ में उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन, एक पक्षपातपूर्ण रवैया भी अपनाया जा रहा है। बात समझ पा रहे? इसमें भारतीय शासकों को अपनी सीमाओं में ब्रिटिश सेनाओं को स्वीकार करना, अन्य शक्तियों के साथ संधि न करने का वचन देना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अलग अलग पॉइंट हैं, समझिए, मैं एकदम समरी आपको बता रहा हूं, एक जिस्ट। अपनी सीमाओं में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना, नंबर 1। अन्य शक्तियों के साथ संधि ना करना और वचन देना, अन्य किसी के साथ, चाहे अदर यूरोपीय, चाहे फ्रेंच हो, चाहे वो डच हो, इनके साथ कोई एग्रीमेंट आपका नहीं होना चाहिए। साथ में यही नहीं, आपके पड़ोसी राज्य से भी कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। कि पता लगा आप गठबंधन या फिर कुछ एग्रीमेंट करके हमारे ही ऊपर हमला बोल दो, यानी कि ब्रिटिशर्स के ही ऊपर हमला बोल दो,
वचन देना, और बाहरी खतरों तथा आंतरिक विद्रोह से सुरक्षा के बदले ब्रिटिश प्रभुत्व को मान्यता देना शामिल था। इनका यह था कि हम भाई इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जबकि करते थे। इंटरनल हमेशा यही कहते थे, इंटरनल, चाहे आप कर्नाटक के तीनों वार पढ़ लीजिए, लास्ट में यही कहते थे आइंदा से, यानी कि फिर से हम कभी भी इंडियंस के इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जबकि ये करते थे। भाई ये एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं आपके राज दरबार में, आपके कोर्ट में, जो इंफॉर्मेशन आपकी सारी हमको बता रहा है, एक गुप्तचर है, स्पाईमैन है, एक तरीके से हमारी बात आप तक पहुंचा रहा है, आपकी बात हमारे तक लेके आ रहा है। भारतीय शासकों को अपनी सीमाओं में ब्रिटिश सेनाओं को स्वीकार करना, अन्य शक्तियों के साथ संधि न करने का वचन देना, और बाहरी खतरों तथा आंतरिक विद्रोह से सुरक्षा के बदले ब्रिटिश प्रभुत्व को मान्यता देना शामिल था। इस प्रणाली में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश प्रभाव और नियंत्रण को अत्यधिक बढ़ा दिया। बात समझ रहे हैं? अब ये वेलेस्ली का मेन डर तो था नेपोलियन का मामला, यहां से बफर स्टेट बनाकर यह सारा मामला इन्होंने सॉल्व कर लिया। ये सभी पूरा का पूरा मामला इन्होंने सॉल्व कर लिया। अब इसमें आप देखेंगे अलग अलग जो क्षेत्र हैं, गणराज्य हैं, गणराज्य तो नहीं कहेंगे, प्रिंसली स्टेट हैं, उन्होंने इस पर साइन किया और एक्सेप्ट किया। वेलेस्ली के द्वारा नहीं था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अंततः उनको युद्ध में हारना पड़ा और पूरा का पूरा साम्राज्य मैसूर का अधीन हो गया। चलिए अब अलग अलग हम देखते हैं कौन कौन से राज्य रहे जो इन्होंने साइन की। यह भी पता होना चाहिए, जैसे इसमें सबसे पहले हैदराबाद है, सबसे पहले हैदराबाद साइन करता है 1798। फिर हैदराबाद के बाद मैसूर को जबरन अडेयार डायनेस्टी का एक शासक को बैठाकर साइन कराया जाता है 1799, 1799 में ये साइन कर रहे हैं। फिर से हैदराबाद 1800 में साइन फिर करता है। दो बार पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा स्टेट था जो कि दो बार साइन किया है। ये बात समझ रहे हैं? तंजौर, तमिलनाडु का एरिया तंजौर, ये भी 1799 साइन कर रहे हैं। अवध एरिया देखोगे आप 1801 में ये साइन करते हैं। फिर पेशवा बसीन की संधि करता है। ये पेशवा 1800, यही सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का कॉज भी होता है, बसीन की ट्रीटी, बसीन की संधि, बसीन की संधि जिसमें पूरा का पूरा राज्य अधीन हो जाता है। ठीक है, हाँ भोसले, सिंधिया, अठारह 1804, ये मेन है जिन्होंने सबसे पहले उसको साइन किया और वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। ये बात समझ रहे हैं? तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया,
क्या वेलेजली से पहले कोई भी सब्सिडरी अलायंस जैसा कोई भी अलायंस नहीं आया था? देखिए, सबसे पहले वो पहला व्यक्ति कौन था जो यूरोपीय सैनिकों को, यूरोपियन सोल्जर्स को किराए पर राजाओं को देता था? तो वो डुप्ले था, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले। ये काम पहले उसने ही स्टार्ट किया था। धीरे धीरे रॉबर्ट क्लाइव इसका प्रैक्टिस किया है, बंगाल में दिया था, तंजौर एरिया में दिया, अलग अलग क्षेत्रों में इसके द्वारा दिया गया। ब्रिटिश सैनिकों को एक तरीके से किराए पर, यानी कि रेंट पर, एडवांस वेपन के साथ डिप्लॉय किए गए ब्रिटिश राजघरानों में। और वेलेजली वो पहला व्यक्ति है जो बड़े स्तर पर इसको लागू किया है। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सबसे पहले वेलेजली ने किया है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर समझ में आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डलहौजी की राज्य हड़प नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ये आप देखेंगे, ये क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में भारत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा, अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, 250 वर्ड में इसको लिखने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना जरूरी है, एक कॉन्सेप्ट जरूरी है कि ये क्या हुआ था इसमें। फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर कैसे उसे लिखना है। देखिए, सबसे पहला जो मेंस आंसर राइटिंग का सबसे पहला फंडा होता है, पहले आपको उस क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, भले ही 1-2 पॉइंट आ रहा है। लेकिन वही ना मैं कह रहा हूं बार बार, ग्रेवी आपको तैयार पहले से करना है, उस एकदम पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी कब आया, कब गवर्नर जनरल बन के आता है, और फिर सबसे पहले वो कौन कौन से स्टेट होते हैं जो साइन करते हैं, और इसका मेन कोर फीचर क्यों आया है ये, और क्या करने के लिए आया है। देश की ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि राज्य हड़प नीति को लाना पड़ा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो बात यह है, लॉर्ड डलहौजी की जब बात करते हैं तो आप सबसे पहले आप जानते हैं इसमें सतारा, फिर जैतपुर, संभलपुर, यानी कि अप्पा साहब का जो एरिया है सतारा, उनका कोई भी दत्तक पुत्र नहीं होता है, उसी बेसिस पर किया आया है। इनका यह कहना है लॉर्ड डलहौजी 1848 1848, अभी 1857 की क्रांति नहीं हुई है, अभी बंगाल का जो गवर्नर है जनरल है वही एक तरीके से यहां पर आप देखेंगे। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसने क्या किया है, 1848 के आसपास जब समय आता है तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जा रहा है। क्योंकि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बन जाता है, 1833 के एक्ट के दौरान, जब कंपनी का पूरी तरीके से व्यापारिक अधिकार, ट्रेड राइट बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया है। अब कंपनी केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, अब कंपनी केवल शासन प्रशासन ही संभाल रही है। कोई भी ट्रेड राइट इंडिया का, मतलब कोई भी ट्रेड राइट इंडिया में, चाहे वो चाय का व्यापार, चाहे चीनी के साथ व्यापार, ये कोई भी अधिकार उसे नहीं है। व्यापारिक अधिकार, ट्रेड राइट बिल्कुल समाप्त, और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया है। यानी कि जो लॉर्ड वेलेजली है, ये लॉर्ड वेलेजली ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, और जो डलहौजी है जो 48 में आ रहा है ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुई या मद्रास प्रेसिडेंसी हुई, ये पूरी तरीके से अधीन है, किसके अधीन है, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन है। सारे लॉ यही, पहले लॉ पास कराना होता था कि देखो साहब हम बना लिए, अब सही है या गलत, एक तरीके से सुपरविजन करना था। अब पूरा अधिकार ही छीन लिया गया है, लॉ बना ही नहीं सकती प्रेसिडेंसी,
जो बहुत सारी है, इतनी बड़ी पावर है। तो डलहौजी राज्य हड़पनी एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आ रहा है। उस समय आप देखेंगे 1848 के आसपास, 1848 के आसपास का जो समय है, आपका एंग्लो मराठा भी हो चुका है, एंग्लो मैसूर भी हो चुका है, बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है, बैटल ऑफ बक्सर, काफी आगे समय तक टाइम बढ़ गया है। ठीक है, काफी आगे समय। एक मिनट बस। एक मिनट। हाँ, तो लॉर्ड डलहौजी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ला रहा है, इस समय बहुत सारे बैटल हो चुके हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में इंडिया में बैठी हुई है। इसका ट्रेड राइट बिल्कुल खत्म है। 1853 के आसपास भारत में ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना था, क्योंकि भाई यहां से कच्चे माल को लेके जाना है और वहां पर प्रोडक्शन करना है, फिर तैयार माल को बाजार के रूप में यहां यूज करना है। तो कहां कोस्टल रीजन से ही ट्रेड कर लेंगे? नहीं, उनको कहीं ना कहीं भारत में अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना है तो वही डेवलप कर सकता है जिसकी पूरी सॉवरेनिटी हाथ में हो। ऐसे में सॉवरेनिटी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया है। क्योंकि मान लीजिए यहां से हमें रेलवे लाइन बिछानी है, हमें इस पूरे इंडिया में अगर हमें रेलवे लाइन बिछानी है इस तरीके से, अब पता चला रेलवे लाइन यहां से, मान लीजिए ये यहां से ये आ रही है और बीच में अवध का एरिया आ रहा है। अवध कह रहा है नहीं भाई यहां से नहीं जा सकती, यहां से लेके जाओ। यहां पर मैसूर का एरिया आ रहा है, सतारा का एरिया आ रहा है। अब सतारा कह रहा है हमारे राज्य से नहीं, बगल वाले राज्य से निकालो। ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी, फिर कहां कहां से इसको मोड़ना पड़ेगा और बहुत ज्यादा खर्चे आएंगे। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने के बहाने, मतलब करना एक प्रमुख इनका एम था, मेन टारगेट था। और ये क्या बोलते हैं कि जिनके मेल हायर नहीं और बायोलॉजिकल मेल हायर चाहिए, यानी कि जैविक पुत्र नहीं है उत्तराधिकार के रूप में, जैविक पुत्र खुद का पुत्र नहीं, एडॉप्ट किए हैं, वो पहले हमसे परमिशन लेंगे, वो पहले हमसे पूछेंगे, हम परमिशन देंगे तो वो एडॉप्टेड सन को राजा या उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। यदि हम परमिशन नहीं देंगे तो उनको अपॉइंट करने का कोई अधिकार नहीं है। देखो भारत में जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो नीति है, ठीक है, या एम्परलिज्म, भारतीय साम्राज्यवाद, ये दो तरीकों से इंडिया में अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। एक तो डिफरेंट डिफरेंट बैटल्स, यानी कि युद्ध लड़ रहे हैं, और दूसरा संधियां कर रहे हैं, ट्रीटीज कर रहे हैं, संधियां। अब अगर हम युद्ध की बात करें, बैटल, तो बहुत सारे बैटल, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये बहुत सारे बैटल लड़े गए। और यहां पर अगर आप देखें तो भाई जैसे
बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, बहुत सारी, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, ये सारे वॉर हो रहे हैं। इस क्षेत्र का अधिग्रहण कर रहे हैं। और संधियों में आप देखेंगे इलाहाबाद ट्रीटी, जो कि शाह आलम सेकंड और किसके साथ हुआ, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इलाहाबाद जो 1765 में होती है, ट्रीटी के माध्यम से पूरा एरिया कैप्चर किया। और इन युद्धों में भी बहुत सारी संधियां हो रही हैं। वेलेजली का सब्सिडरी अलायंस पहले ही आ चुका है। वेलेजली की सहायक संधि पहले ही आ चुकी है। अब डलहौजी की इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति आती है। ये संधियों में संधि करके और बैटल करके एरिया को किस तरह कैप्चर किया जाए, ये संधियां हैं। आप देख, बहुत सारी ट्रीटीज, ये बहुत सारे बैटल्स। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इसी के दम पर अपने एम्पायर को बड़ा कर रहा है इंडिया में। अब अगर हम देखें तो यहां पर जो डलहौजी की राज्य हड़प नीति है वो किस तरीके से काम कर रही है। एक तो देखिए, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो फ्री स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट, ना तो वो कभी मुगलों के अधीन रहे ना पेशवाओं के अधीन रहे, ठीक है। कुछ प्रिंसली स्टेट स्वतंत्र हैं और कुछ मुगल्स और पेशवा के कंट्रोल में। और कुछ ऐसे हैं जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में, में। तो ये पूरा ब्रिटिश के जो डायरेक्ट कंट्रोल में, वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वो पूरी तरह का ब्रिटिशर्स के अधीन है। लेकिन जो मुगल और पेशवा के कंट्रोल में है, ये पहले से ही सब्सिडरी अलायंस पर साइन कर चुके हैं। लिहाजा इनकी पूरी आर्मी कंट्रोल किसके है, उस पूरी कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, ब्रिटिशर्स के पास, डलहौजी के पास है। मतलब ब्रिटिशर्स आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल के पास, और गवर्नर जनरल बनकर आया है डलहौजी। उसने ये कहा है कि जिसके मेल, बायोलॉजिकल मेल हायर नहीं, जिसके उत्तराधिकारी के रूप में उनका खुद का स्वयं का बेटा नहीं है, उसके पूरे राज्य को कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का जो लड़का है आनंद राव, जो कि अडॉप्टेड सन है, उसको झांसी का किंग बनाने के लिए अंग्रेज डिनाई कर दिए हैं। इसीलिए 1857 की क्रांति में झांसी से लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। दूसरा आप देखेंगे जो आपका अप्पा साहब वाला एरिया है, सतारा, यहां भी उनके बायोलॉजिकल सन नहीं, ये पूरी तरह उनके कंट्रोल में चली जा रही है, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चली जा रही है। बात समझ रहे हैं? तो जिनके बायोलॉजिकल सन नहीं है, उसी आधार पर उसके राज्य रजवाड़े किसके अधीन चले जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल। एक तरीके से चूंकि वेलेस्ली की सहायक संधि पर वो साइन कर चुके हैं, अब राज्य को अधीन करना उनके बस की, मतलब मतलब वो बहुत इजीली इस काम को कर सकते हैं।
बात समझ में आए? तो आपने देखा कि किस तरीके से लॉर्ड डलहौजी अपनी नीतियां अप्लाई किया है। और यहां पर आप देखेंगे अलग अलग, आप देखेंगे एक और चीज, अवध का एरिया जो माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अधीन आ गया। ये बहुत ही अलग एक तरीके से इस पॉलिसी का वायलेशन देखने को मिलता है, इस नीति का उल्लंघन देखने को मिलता है। भाई तुमने नीति यह बनाई है जिसके बायोलॉजिकल हायर नहीं, जिनके जैविक संतान पुत्र नहीं, और अवध में जो वाजिद अली शाह हैं, यानी कि उनकी जो बेगम है, बेगम हजरत महल, उनका तो एक बायोलॉजिकल बेटा है विरजिस कादिर, फिर भी अवध को ब्रिटिश कमिश्नरी एरिया घोषित कर दिया। और बहाना क्या है? माल एडमिनिस्ट्रेशन, कुप्रशासन, अच्छा शासन प्रशासन नहीं चल रहा है। क्योंकि वो अवध का ऐसा एरिया है, जैसे एंशियंट टाइम में मगध और कन्नौज का हिसाब किताब होता था, वैसे ही इस समय अवध का भी रिप्रेजेंटेशन। अवध एरिया बहुत ही ज्यादा एलुवियल सॉइल वाला एरिया है, क्योंकि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। तो एग्रीकल्चर का सरप्लस प्रोडक्शन है, हर चीज का, चाहे कल्चर देख लो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम देख लो, सारी चीजें बहुत उन्नत हैं। इसलिए ये अवध वाला एरिया उन्होंने कैप्चरिंग कर लिया, क्या? माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाकर। तो इसमें भी अलग अलग एरिया इस तरीके से करते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम मैप से देखें तो जैसे कि सतारा है, ठीक है, जैतपुर है, संभलपुर है, उड़ीसा का, बघाट है, उत्तर प्रदेश का एरिया, उदयपुर है, यहाँ राजस्थान साइड, झांसी है, नागपुर, महाराष्ट्र का एरिया, अवध, ये पूरा एरिया, ये अलग अलग टाइम पीरियड पर साइन करते हैं। डलहौजी की राज्य हड़प नीति पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अधीन आ जाते हैं। अगर हम देखें तो आप इसका समय लिख सकते हो 1848, 1848, सतारा महाराष्ट्र का एरिया, अप्पा साहब की सरकार, और अप्पा साहब के कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, जिसके कारण इसका पूरा का पूरा क्षेत्र ब्रिटिश कंट्रोल में चला जाता है। ठीक है, जैतपुर या संभलपुर 1849 में, 1849 में साइन करते हैं। बघाट लगभग 1850 में साइन, बघाट, उदयपुर 1852, झांसी 1853, झांसी वही गंगाधर राव का पूरा केस, और इस तरीके से
यहाँ तो ब्रजस उदयपुर मतलब अवध में तो ब्रजस का मतलब जो वो थे वाजिद अली शाह, उनको कलकत्ता डिपोर्ट कर दिया जाता है। नागपुर 1854, और अवध 1856, ये विलय हुआ। तो अभी आपने कोर फीचर समझ लिया है। ये सभी क्वेश्चन चाहे वो 250 वर्ड्स का हो, जो चाहे वो 150 वर्ड्स का हो, एक आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया है। अब ये जो क्वेश्चंस हमने दिया है इसको करिए, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन में लिखना है और क्या कंक्लूजन में लिखना है, क्या मेन बॉडी में लिखना है और किस तरीके से पॉइंट बनाना है। इन सब की बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।